जो सबसे मेजर चीज हमें चार्जेस को लेके पता चली थी, व्हाट वाज दैट? का चार्ज कि वो स्वाति, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलो मान लिया, मतलब मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हमें इन चार्जेस सर के चार्ज बीच में क्वांटाइज है। चार्ज क्वांटाइज है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, मतलब मेरा जो सुनना था वो एक्चुअली ये है कि द मेन थिंग दैट वी हैव नोटिस, जहां से हमें पता चला था कि चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो पॉइंट कौन सा था? वो पॉइंट था कि जब चार्जेस की वजह से हमें क्या देखने को मिला था? क्या देखने को मिला था? अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो आज की पूरी क्लास में हम क्या करेंगे? टुडे वील ट्राई टू क्वांटिफाई दैट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे? क्वांटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई मतलब समझते हो? इन द लास्ट क्लास यू कम टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स, उसमें से एक दो चीज जो मेन थी वो ये थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन टोल्ड यू कि हाँ, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। नाउ इट्स टाइम टू क्वांटिफाई दैट। हमने जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास याद हो तुमको, तुम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा, एच इक्वल्स टू के डेल्टा टी अपॉन एन। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा था? सिया पढ़ा था? व्हाट यू से? इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो ये चीज ने हमें क्या बताई? ये चीज हमने कैसे डिराइव करी थी? ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली डिराइव करी थी। ये फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं कि मैंने मैथमेटिकली डिराइव किया हो, मैंने रिलेशन ढूंढे थे। रिलेशन क्या ढूंढे थे? तुम लोग ने बताया था कि सर एच है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एच है डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एच है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। सो वी फाउंड सर्टेन फैक्टर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, ये प्योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी, इनके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। यस और नो? यस और नो? तो बहुत सिमिलर काम किया किसने? कूलॉम से। उन्होंने क्या किया? एज ही कम टू नो अबाउट द थिंग्स कि यहाँ पे कुछ तो अट्रैक्शन और रिपल्शन है चार्जेस के बीच में, उन्होंने सोचा कि लेट्स ट्राई टू क्वांटिफाई इट। सो उन्होंने उसकी एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया। व्हाट ही एक्चुअली ट्राइड, ही ट्राइड टू मेजरिंग कि क्या होगा मैं दो चार्जेस को ले लूं, Q1 ले लो, Q2 ले लो, इनके पास रखूं, दूर रखूं, मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, तो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, इस फोर्स के बीच क्या होगा, इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया। ठीक है, सो याद रखना कूलॉम लॉ की जब हम बात करते हैं, तो ये प्योर एक्सपेरिमेंटल लॉ है, या इसको हम ये भी बोलते हैं एक एम्पेरिकल लॉ है बच्चों मेरे। एम्पेरिकल लॉ का मतलब सीधी सी बात ऐसी होती है, दीज आर द लॉज दैट वी कैन नॉट डिराइव, हम सिर्फ इसको प्रूव कर सकते हैं, डिराइव नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हो गए, लॉ का मतलब ही यही है कि उसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है ना, यू कैन नॉट प्रूव इट मैथमेटिकली। आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज क्लास। सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वी हैव हियर? पहली चीज क्या है स्क्रीन पे? फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गोना अंडरस्टैंड टुडे। तुम उस फोर्स को समझोगे जो पॉइंट चार्ज की वजह से होने वाला है। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? देखो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख जाएंगे, फोर्स को क्या करना सीख जाएंगे? मैग्नीट्यूड। बट हमें पता है दैट फोर्स इज स्ट्रिक्टली नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? कम ऑन एवरीवन, दिव्या, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज? है ना स्वाति, इट्स स्ट्रिक्टली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों मेरे, ये जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब खाली मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम दूसरा पार्ट जो आज कवर करेंगे वो होगा कि हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म जनरेट करेंगे, जिसकी मदद से क्या करेंगे? हम इसका डायरेक्शन बता पाएंगे, डायरेक्शन लिख के दिखा पाएंगे। डायरेक्शन बताने को तो तुम बता लेते हो, मैं एक प्लस क्यू चार्ज बना दूं, एक माइनस क्यू बना दूं, इनके बीच में तुमसे फोर्स पूछूं, तुम बता दो कि ये चार्ज पे फोर्स इधर होगा, ये चार्ज पे फोर्स इधर होगा। तुम लिख के नहीं दिखा सकते हो मुझे अभी फोर्स आई एम एक्सेप्टिंग, है ना? यू कैन शो मी विद द डायग्राम्स, तुम बोल के बता सकते हो तमन्ना, है ना जीवन? तुम बच्चा लिख के नहीं दिखा सकती हो, आई फील तुम मुझे ग्राफिकली दिखा सकती हो, डायग्राम में दिखा सकती हो, बोल के बता सकती हो, बट लिख के कैसे दिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से लिख के दिखाएंगे? वेक्टर। वेक्टर की हेल्प से लिखेंगे हम उसको, वेक्टर की हेल्प से हम उसको लिखेंगे, आई कैन राइट दैट। ठीक है, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक चार्ज से पॉइंट चार्ज से समझ लेंगे, फिर लास्ट में एंड करते टाइम दिखेंगे कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो,
एक या दो चार्ज नहीं है, देयर आर 5 6 7 ऐसे दिख रहे हुए चार्जेस हैं, और एक चार्ज पे जब फोर्स पूछा है तो इसकी वजह से भी, उसकी वजह से भी, उसकी वजह से भी, सबकी वजह से कितना लग रहा है, वी विल गोना मेजर दैट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक किसी से क्लियर सबको? Yes, sir. एवरीवन, स्नेहा, सिया, ऑल गुड? चलो चलो लेट्स मूव हेड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ समझने के लिए क्या करना है, एक सेकंड का टाइम दो मुझे। देखो बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो कूलम्स ने की थी, वेरी इजी एंड सिंपल ऑब्जर्वेशन, नथिंग नथिंग फैंसी। क्या थी वो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, जल्दी से समझ लेना। उन्होंने दो चार्जेस लिए, उनको दो चार्जेस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मान लो एक प्लस Q1 एक माइनस Q2। इज दैट फाइन? अग्री कर रहे हो? ऑपोजिट Yes, नेचर sir. के या कैसे भी ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे ऑपोजिट नेचर के दो चार्जेस ली, दिस इज व्हाट ही अंडरस्टूड एक्चुअली। उन्हें अभी पता चल गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के रिसर्च पेपर्स के थ्रू कि यहाँ पे कुछ तो फोर्स होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि काम करता हूँ मैं, फोर्स मेजर करता हूँ किसी भी एक चार्ज पे। तो उन्होंने इस पे जब फोर्स मेजर किया, मान लो उन्हें फोर्स कितना देखने को मिला इधर, बोलो F, ठीक है। तो उन्होंने इस फोर्स को लिख लिया। फिर उन्होंने क्या किया सिया, उन्होंने बोला लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। मैं अगर इसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर एक चार्ज के अमाउंट को बढ़ा दूं, तो क्या कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं। इफ आई डू दिस, जस्ट अ सेकंड, उन्होंने किसी चार्ज पे, जैसे उन्होंने किसी चार्ज को डबल किया, अमाउंट ऑफ चार्ज को डबल किया, तो फोर्स कितना देखने को मिला, जस्ट डबल, ठीक है। उन्हें फोर्स देखने को मिला जस्ट डबल। सो फ्रॉम हियर ही कंक्लूडेड दैट जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 के। तो जितना मैं चार्ज पहले वाला बढ़ा रहा हूँ उतना ही फोर्स बढ़ जा रहा है इन द सेम रेशियो। तो यहाँ से उन्होंने ये एक आउटकम लिख लिया। फिर उन्होंने दूसरी चीजें ऑब्जर्व करी स्वाति, उन्होंने बोला कि अब मैं पहले को ना बढ़ा के अगर दूसरे को बढ़ाऊं, मैं अगर दूसरे वाले को डबल करूं तो क्या होने वाला है, एनी गेस? इस टाइम भी स्नेहा क्या हुआ, जो फोर्स था वो डबल हो गया। Force तो double यहाँ हो से जाएगी. उन्होंने क्या, वेरी वेल, यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये जो फोर्स है ये किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू, है ना दिव्या? अब समझना स्नेहा, उन्होंने फिर क्या किया, Yes. अब उन्होंने बोला कि अभी तो हमने चार्ज को चेंज किया है, लेट्स ट्राई टू चेंज द डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस को चेंज किया जाए। तो उन्होंने अब इसी डिस्टेंस को चेंज किया, बोला अब मान लो कि मैंने डिस्टेंस कर दी बढ़ा के आर और बढ़ा दी। डिस्टेंस जब मैंने डबल करी, as soon as he changed the distance और he doubled the distance, उन्होंने फोर्स पे क्या चेंज देखा, फोर्स कितना हो गया है, वो half हो गई. Half हो गया. हाफ नहीं हो गई, कितनी हो गई, 4 times half हो गई. बाय 4 हो गई है ना, जस्ट बाय 4, डिवाइड बाय 4 हो गई फोर्स। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सिंपल सी चीजें थी, बाकी काम उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बाकी काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इन सारी इक्वेशंस को, ये जो तीन इक्वेशंस थी, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, इसको उन्होंने कंबाइन किया। इसको उन्होंने कंबाइन किया तो उन्होंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या? No, sir. एक मिनट रुकना बच्चों।
अभी विजिबल हुई? हाँ, आई होप अभी सबको दिख रही है। यस सर। यस सर। आई होप अभी सबको दिख रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, विजिबल है ना सबको? यस सर। चलो फाइन फाइन फाइन। मूव कर रही है, रुकी हुई है स्क्रीन? मूव कर रही सर है। मूव तो उन्होंने यहाँ से बोला, फाइन फाइन, उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया, व्हाट ही कंक्लूडेड मनीषा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इसमें उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स कर करके वैल्यूज निकाली, तो उनका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आया, वो कितना आया, किसी को याद है? याद होना चाहिए, आई एम होपिंग तुम्हारे स्कूल में खत्म हो गया होगा। K की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेल, वेरी वेल। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ 9 × 10। आगे बोलो, सिया कितनी होती है 9 × 10⁹? न्यूटन बोलो। न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, सर पर कूलम स्क्वायर आएगा ना? हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू व्हाट ही गॉट। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे इस चीज पे, कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं, किसी को परमिटिविटी आइडिया? ऑफ मीडियम। इसको हम बोलते हैं, समवन सेड वेरी वेल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम नहीं, फ्री स्पेस। ये जो वैल्यू डिफाइन है 9 × 10⁹, ये स्ट्रिक्टली किसके लिए डिफाइन है? फ्री फ्री स्पेस। स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब समझते हो? वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं हो। सो इट्स अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये तो रटी रटाई चीज हो गई। अब दिव्या, क्या कुछ गेस है कि इससे परमिटिविटी से हम समझते क्या है बच्चा? ये हमें क्या बताता है स्वाति? जियोन, एनी आइडिया? मीडियम अंजुम? बताता है किस में फोर्स लग रहा है। ये हमें बताता है कि इन व्हाट वे जो फोर्स है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है इस पे, किस पे? मीडियम पे। ठीक है, ये चीज हमें ये बताता है। और कैसे बताता है? यहाँ पे तुम परमिट वर्ड से क्या समझते हो पता है? कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन? जियोन, सर दिव्या? परमिट एक एक करके, एक एक करके से इट लाउडली, सॉरी पार्डन। किसी चीज को रोकना, स्टॉप ओके, करना नहीं। किसी चीज को रोकना। या इफ यू आर सेइंग रोकना, सो एक्चुअली दैट्स वेरी वेल करेक्ट। तो याद रखना कि इसका सेंस अगर मैं बात करूं फोर्स पे या इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में, तो हमेशा याद रखना कैसा होता है। मैं हमेशा बोलूंगा कि इट्स एक्चुअली अ रेजिस्टेंस टू द, इट्स एक्चुअली अ रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, मुझे कैसे पता चला रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा? बिकॉज यू कैन सिंपली सी दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊं, वैसे तो कांस्टेंट है, बट अगर मैं बढ़ाऊं तो फोर्स कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा फोर्स। ही तुम्हारा सबको पता है, पानी में चार्जेस होंगे तो अलग होगा, एयर में चार्जेस होंगे तो अलग होगा। And it's actually a resistance to the electric field and the force caused by the electric charges. ठीक है, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम अभी आगे पढ़ोगे कि ये एक्चुअली परमिट किस चीज को करता है पता है? ये जो परमिट वर्ड है यहाँ पे परमिट करता है पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन को परमिट करता है। पोलराइजेशन से पता है तुम क्या समझते हो? इट्स वेरी सिमिलर टू दैट व्हाट यू अंडरस्टूड इन इंडक्शन। है ना, कि कोई मेरा मीडियम है अगर, तो मेरा मीडियम कितने अच्छे से अपने एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस और नो? यस सर। वेरी वेल। यस सर। तो सब बच्चों ने यहाँ पे, अब हम लोग ने अब तक क्या कैलकुलेट कर लिया है? यहाँ में क्या कैलकुलेट करना आ गया है? क्या चीज सीख ली हमने अब तक? क्या चीज सीख ली है? फोर्स निकालना। फोर्स निकालना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस। स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा है हेडिंग के उस पे।
पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज की। अब एक चीज तो तुम लोग ने मुझे बताई नहीं, मैंने पूछना भी भूल गया, ये हम पॉइंट से क्या समझते हैं? पॉइंट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? सर बहुत छोटी सी चार्ज जिसका कोई पकड़। पॉइंट चार्ज नहीं पूछ रहा हूँ मैं, खाली पॉइंट पूछ रहा हूँ दिव्या। क्या ये पॉइंट है जो मैंने ड्रॉ किया? देखो, क्या ये, इसको मैं पॉइंट कह सकता हूँ? यस सर। क्या मैं इसको पॉइंट कह सकता हूँ? यस सर। इसको इसको पॉइंट कह सकते हो तुम लोग? इसको पॉइंट कहोगे? मेरे को तो सर्कल दिख रहा है। सर आपने स्क्रीन भी की है, वैसे दूर से देखने से पॉइंट ही लगेगा ये। तो ये चीज बोला करो ना सर, जो चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी, कुछ कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटा कुछ भी, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। दीज आर द रिलेटेड टर्म। तुम्हें क्या कहना है? पॉइंट हम उस चीज को डिफाइन करते हैं। तो दो चीज याद रखना। पहली चीज तो क्या डिफाइन रखनी है तुम्हें? अगर जो हम डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस आर वेरी बिग कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ एनी बॉडी। क्या? कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ एनी बॉडी। तब उस केस में तुम उसको क्या मान सकते हो? पॉइंट चार्ज। ठीक है? if the dimensions are very big, sorry, if the distances are very big, then you can assume it as a point charge. सिंपल सी चीज है। अगर मैं तुमको सपोज करो, मैं दिव्या के मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो अगर मैं दिव्या को दूर से एनालाइज कर रहा हूँ, दिव्या सीधे सीधे चल रही है, सीधे सीधे पीछे आ रही है, रोड पे दौड़ रही है, उस केस में मैं दिव्या को आराम से एक पॉइंट चार्ज या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज एक पॉइंट की तरह वो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करेगी, दैट्स इट। बट यहीं पे अगर अभी दिव्या मान लो या फिर मैं उसकी बॉडी पे कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेट्स से वो रोल ओवर कर रही है या साइकिलिंग कर रही है या फिर कुछ भी लाइक ऐसा स्पोर्ट्स कर रही है जिसमें उसके पूरी बॉडी का अपना अलग मोशन भी हो रहा है। और एग्जांपल के ऐसे ले लो, सपोज ये पेन है। अब ये पेन अगर सिंपल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो मेरे लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैं इसको दूर से देखूंगा, मुझे ऐसे एक एक पॉइंट की तरह दिखेगा जो ऐसे से मूव कर रहा है। बट अभी ये अगर ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है पॉइंट, एट दिस स्टेज आई कैन नॉट अज्यूम इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको क्या मानना पड़ेगा? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी इसके पास अपना एक मोशन है प्रॉपर। ठीक है? इसका जो मोशन है वो इसके साइज के कंपेरेबल है। बातें समझ में आई है? पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज पॉइंट को लेकर तुम्हें क्या याद रखनी है कि पॉइंट की हम जब भी बात करेंगे, whenever we'll talk about a point, so पॉइंट से हमेशा तुम्हारा एक रेफरेंस जाना चाहिए, जिसको तुम क्या बोलोगे, वो है उसकी पोजीशन हमें पता होती है। उसकी हमें क्या पता होती है? आप एग्जैक्ट पोजीशन, है ना स्वाति? अच्छा, एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब क्या है? तुम्हें उसके क्या पता है? अगर मैं कोर मैथमेटिक्स में बात करूं तो तुम्हें उसके क्या पता है? कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है? पॉइंट के तुम्हें ये दो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट को कैसे तुम्हें डिफाइन करना है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर तुम्हें पता है, देन यू विल डिफाइन इट एज अ पॉइंट। तुमने पॉइंट चार्ज समझ लिया है। एक चीज अब तुम लोग जल्दी से बताना। चलो इधर देखो स्क्रीन पे, सबको एग्जांपल दिख रहा है? बताओ, मैं क्या यहाँ पे कूलम्ब लॉ लगा सकता हूँ या नहीं? सोच के बताओ। टेक अ टाइम ऑफ 2-4 seconds to think and then say. यहाँ नहीं लगेगा सर कॉलम कॉलम लो। क्या कह रहे हो अमन? सर कॉलम स्लो नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि सर इनका जो पॉइंट चार्जेस है वो उनका साइज बहुत बिगर है। कंपेयर टू व्हाट? पूरा बात बोलो हमेशा। सर कंपेयर टू अगर जो सर कॉलम स्लो के हिसाब से तो सर हम पॉइंट चार्जेस लेते हैं, और इनमें सर बिग चार्जेस है। ठीक है, देखो, सो व्हाट अमन सेड इज वेरी 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 करेक्ट। आई होप सब अग्री कर रहे होगे उस चीज से कि क्या है, अगर तुम इसके साइज को देखो, इसका रेडियस 2 मीटर है और ये रखे कितनी दूर है? 3 मीटर। सो रेडियस एंड डिस्टेंस एट विच दे बोथ आर केप्ट आर कंपेरेबल। तुम इधर नहीं लगा सकते कूलम्ब लॉ। तो कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों कूलम्ब लॉ की जो पढ़ेंगे, एक्चुअली दो ही है स्नेहा। पहली तो सिंपल सी है कि द चार्जेस टू बी कंसीडर्ड आर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज का अगर उसको हमें मानना है जीवन, so what is the basic requirement कि these charges should be separated at a very long distance compared to what? Compared to their original size.
अभी अगर मैं इन दोनों को मान लो अराउंड 4,000 मीटर्स के अप्रोक्स डिस्टेंस पे रख दूं, उस केस में हम इसको मान लेंगे। अब बात करो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं, अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम होती है इसका क्या, अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इनके बीच की डिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी आइटम में बहुत पास होते हैं या नहीं होते, बोलो। फिर भी हम Yes, उसे sir. यहाँ पे क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका जो खुद का साइज होता है, उनका जो खुद का रेडियस होता है वो कितना होता है, अराउंड 10⁻² एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज का। ठीक है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है देखो उनके खुद के साइज में और उनके बीच की डिस्टेंस में। अब तुम याद रखोगे कि कब तुम्हें अज्यूम करना है पॉइंट चार्ज, कब नहीं मानना है, कर लोगे ना अपने Yes, आप। sir. Yes, sir. जैसे सी अनदर केस, वेरी वेल गाइस, सी अनदर केस मनीषा, in this particular case you will observe कि the charges are kept at a distance of 400 meter and we can easily assume, हम यहाँ पे easily कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, है ना, we can apply। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको, किसी कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे। पहली लिमिटेशन समझ में आई, अब दूसरी लिमिटेशन समझते हैं। दूसरी लिमिटेशन तो बहुत सिंपल सी है, वो क्या कहती है, कोई भी रीड करो ना प्लीज। कोई भी रीड कर दो, एनीवन। Charges should be stationary. Very well, charges should be stationary, thank you for reading it out Swati। so charges should be stationary यार, तुम पढ़ ही रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that means the electrons or the charges need to be stationary। अब ऐसा रीजन क्यों है कि स्टेशनरी ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब स्टेशनरी होते हैं तभी वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाते हैं, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। जैसे ही वो मूव करता है, जैसे ही कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर वो एक्सेलरेट करता है मनीषा, तो क्या होता है, एक्सेलरेट करते टाइम बच्चा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करना। क्लियर है दिव्या, ये सब बातें भूलोगे तो नहीं, कहानी टाइप Yes, की थी ये sir. तो पूरी। आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करोगे। चलो न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, इसको कहते हैं कि हम नोटेशन कैसे करते हैं फोर्सेस का। देखो ये वेक्टर नहीं है, बच्चे क्या है इसमें वेक्टर से कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी मैं वेक्टर भी पढ़ाऊंगा, याद रखना, अभी मैं क्या भी बताऊंगा तुम्हें, वेक्टर। तो तब तुम वेक्टर में और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो तुम लिख रहे हो ना F12, ये तुम वेक्टर नहीं लिख रहे हो, ये तुम सिंपल सा नोटेशन क्या लिख रहे हो, ध्यान समझना। अगर मुझे निकालना है कि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, Q1 वाले फोर्स को मैं लिखता हूँ F12 व्हाट दिस 12 सिग्निफाइज, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 12 क्या सिग्निफाई कर रहा है, फोर्स ऑन वन, Due फोर्स to ऑन 2. वन ड्यू टू 2। ठीक है, यहाँ पे ये F21 क्या सिग्निफाई कर रहा है, फोर्स ऑन 2 due to 1. 2 ड्यू टू 1। ठीक है, पहले पे फोर्स दूसरे के कारण, दूसरे पे फोर्स पहले के कारण, जिस पे लग रहा है हमेशा वो चीज पहले लिखते हैं, जस्ट अ सिंपल नोटेशन, इसमें और कुछ भी नहीं है, कि बस ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें, भूलोगे तो नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे, चलो अब सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, एंड द क्वेश्चन इज लाइक कि if there are two charges Q1 and Q2 kept at the distance of r, फिर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट एक बोली हुई है, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट क्या बोली है, या एसर्शन रीजन टाइप का, ये मान लो मेरा क्या है, एसर्शन है, और मैं इसका रीजन दे देता हूँ, या ऐसा कर दो, मान लो ये, या तो उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाला असर्शन रीजन था, नीचे वाला असर्शन है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, द फोर्सेस बिटवीन देम, और द फोर्सेस बिटवीन देम नहीं, ऐसा करते हैं, द फोर्स ऑन Q1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑन Q2। ठीक है, देखो ऊपर वाला थोड़ा इसको अल्टी पल्टी कर लेते हैं, ये मैंने बनाया है असर्शन, और ये है मेरा नीचे वाला रीजन।
ठीक है, ऊपर वाला मेरा क्या है, असर्शन है, नीचे वाला रीजन है। तुम्हें बताना है कि रीजन करेक्ट है या असर्शन करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है। Both are true. बाकी लोग की क्या ओपिनियन है, अमन, अंजुम, दिव्या, जियोन? Sir, both are true. बाकी लोग बोलो। ट्रू है सर बहुत। सर स्टेटमेंट थोड़ी हाफ लग रही है। वेरी वेल दिव्या, क्या और होना चाहिए था? सर आपने सेकंड वाले में लिखा है Q1 एंड Q2 केप्ट एट डिस्टेंस। गुलाम लो तो तभी लग सकता है कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और दोनों पॉइंट सोर्स हो। चलो मैं बोल देता हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, खुश? अब बताओ जियोन, व्हाट्स योर ओपिनियन? मनीषा, सिया, स्नेहा बोलो, स्वाति, तमन्ना, क्या ओपिनियन है? Sir, both are true. ओके, स्वाति, व्हाट आर यू थिंकिंग? Sir, both are जियोन, true. अंजुम? ओके ओके ओके, फाइन। सो एक्चुअली आई विल से असर्शन इज रॉन्ग। अब कोई बताएगा मैं क्यों बोलूंगा कि असर्शन ही गलत है? बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? Magnitude of मैग्नीट्यूड जब तक मेंशन नहीं है तब तक तुम कैसे कह सकते हो फोर्स इक्वल है? बिकॉज फोर्स स्ट्रिक्टली कैसी क्वांटिटी है? vector. क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं क्या? तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करेंगे पेपर, ओके? चलो, ये एक था तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए। एक कर लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कूलम्ब लॉ टेस्ट करने के लिए, है ना? लेट्स स्टार्ट। जीवन, समझ में आ रही है क्लास? ऐसा तो नहीं है लास्ट क्लास के मतलब कारण कुछ मिस कर रहे हो इस क्लास में? हेलो, कैन यू हियर मी जीवन? कैरी ऑन। बाकी लोग इसका आंसर कैलकुलेट करो। सिंपल सा है यार, जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। सर 7.5। क्या आया? 7.5? इंटू 10 बाकी टू द का क्या पावर है? -9। आई डोंट थिंक 7.5 आना चाहिए। पहले बताओ, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? Sir, attractive. सर इसको फिर 9 से भी इंटू करेंगे कैसे? मैंने जल्दी करो ना, मैं थोड़ी ना करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मत करो इतना। Sir, 67.5. सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्या कर रहे हो तुम लोग? Sir, 7.5 10 की power -9. पहले बताओ, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? Sir, attractive है. Attractive. सबको समझ में आया कि अट्रैक्टिव क्यों है? Yes, sir. यस सर। किसी का भी आंसर सही नहीं आया, पता है? कितना इजी है पता है, देखो यार। 5 3 जा 15, 15 9 जा 9 जा 40, 0 4 कैरी गई, 9 जा 9, 9 5 13, 45 सॉरी। ये समझ में आया? इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी गया, 4 3 जा 12, फिर 1 कैरी गया, पॉइंट लगा। 33 पॉइंट। 4 7 जा 28, फिर 2 कैरी यस गया, सर यही 4 आया 5 जा 20, 33.75 into 10 to the power -9 10 -9।
कितना हो गया? यस सर हो गया। अब क्यों हो गया? पहले होना चाहिए था। सर पहले ही हो गया था। तो आंसर क्यों नहीं किसी का सही आया? बच्चों तो मेरे मैंने क्या हो बताया गया? सर डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया था। अरे रे, क्यों नहीं किया था भाई डिस्टेंस का स्क्वायर? मत करो ऐसी मिस्टेक्स प्लीज। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में भी नहीं आएंगे, इवन बोर्ड में भी नहीं आएंगे मेरे को लगता है। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट याद रखना, जैसे क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन रीड करो ना कोई। Compare the strength of electrostatic force and gravitational force by determining the ratio of their magnitude for an electron and a photon when they are 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meters apart. Where वेरी वेल अमन, अमन दैट्स इट थैंक्स अ लॉट अमन। तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, बट तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच तुम्हें पता है दोनों चार्जेस होंगे, दोनों सॉरी दो टाइप के फोर्सेस होंगे। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच होगा वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वाला बड़ा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? स्वाति? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या गेस कर सकते हो कितना बड़ा होता है? गेस कर सकते हो कितने टाइम्स बड़ा होगा? वही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। सो याद रखना, इफ यू विल कैलकुलेट इट यू कम टू नो कि कितना टाइम बड़ा होता है। 0.4 कितना into बड़ा होता 10 है? power 39। तो अराउंड याद रखना कि अराउंड 10 टू 40 टाइम्स बड़ा होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर है या नहीं है? इट्स इनॉर्मसली ह्यूज, काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है? भूलोगे तो नहीं? नो सर। अब चलो, अब आगे की कहानी समझिए। ये कहानी थोड़ी सी टफ हो सकती है तुम लोग के लिए, तो सिंसियरली समझना, ठीक है? सब सिंसियरली समझना प्लीज। 16 चलो इसको सिंसियरली समझेंगे, ठीक है? सबको स्क्रीन विजिबल है? देखो, यस अब सर। तक हम लोग ने क्या निकाल लिया है? वी आर डन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? उसका डायरेक्शन। क्या निकालना है? डायरेक्शन। बोलो। डायरेक्शन निकालना है। तो अब फोर्स निकाल लिया है, डायरेक्शन निकालना है। यहाँ पे बात आती है कि सर डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? क्या बात आती है यहाँ पे कि सर हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो याद रखो कि जब भी तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी होती है, लेट्स से यू हैव एनी which type of quantity, let's say फाइन। चलो अभी तुम्हारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया है वो मान लो एफ आया है, ठीक है? एफ आया मतलब क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? अभी स्केलर या फिर खाली मैग्नीट्यूड है वो, है ना? हमें नहीं पता कि उसका वेक्टर फॉर्म कितना है। स्क्रीन लैग कर रही है क्या थोड़ी? हेलो? नो सर। एफ दिख रहा है तुम लोग को? मैंने एफ लिखा है स्क्रीन पे, यस सर। ठीक है? तो अभी तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। इस मैग्नीट्यूड को तुम डायरेक्शन में कैसे चेंज करोगे? सोच के बताओ। मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, मैं दो चार्ज बना देता हूँ इधर। एक के प्लस क्यू है और एक के माइनस क्यू है। माइनस क्यू रेड से बना देता हूँ, ठीक है? इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो आर, ठीक है? इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है क्यू पे, इस डायरेक्शन में, वो कितना है? मान लो ये 1 है, Q1 है, ये Q2 है। तो ये कितना होगा? F12। और इस पे जो इधर फोर्स होगा वो कितना होगा? F21। 2 इनके 1। बीच है डिस्टेंस R। तो तुम्हें डायरेक्शन पता तो है, बट तुम्हें इस डायरेक्शन को दिखाना या लिखना कैसे है वो सोच के बताओ मुझे कुछ। तुम्हें ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द वेक्टर,
कन्वर्ट टू वेक्टर कैसे करेंगे? किसी भी स्केलर चीज को हम वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आइडिया कुछ आइडिया है या नहीं है बताओ? नहीं है? मैं हेल्प करूं? तुम लोग ने एक चीज सुनी होगी जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें? मल्टीप्लाई, तो हमें ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स वेक्टर में। वेक्टर। क्लियर है ये बात? अब यूनिट वेक्टर से Yes, sir. मल्टीप्लाई कराने में वेक्टर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है ये समझना। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। तुम्हें पता है इनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है? अब इसके बीच में दो वेक्टर होंगे। पहला तो वेक्टर ये होगा, एक तो ये वेक्टर होगा, ये होगा r, इसको हम क्या लिखते हैं? r21 cap. वेक्टर। एक तो ये r21 वेक्टर होगा, और दूसरा वेक्टर जो मैं बना हूं, मान लो पिंक कलर से बना रहा हूं, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? इधर देखो, पहले ध्यान से ये चीज समझो। दूसरा वेक्टर क्या होगा? ये होगा r12। इसको 12 क्यों लिखा है? यहाँ पे फोर्स की तरह मत देखना है इसको। ये 21 इधर क्या बताता है? ये बताता है कि ये वेक्टर कहाँ से चालू हुआ है? 2 से। 2 से। और एंड कहाँ हुआ है? ये 1 पे। तो ये r21 हो गया वेक्टर एरो के साथ, और ये जो वेक्टर हो गया r12, ये क्या बता रहा है कि ये कहाँ से चालू हुआ है? 1 से, है ना तमन्ना? और एंड कहाँ हुआ है बच्चा? 2 पे। ठीक 2 है, ये पे। चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? Yes, sir. अब ध्यान से समझना कि तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं F12 की बात करूं तो F12 कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा? इस वाले डायरेक्ट वेक्टर के, पिंक वाले या ऑरेंज वाले? जो F12 फोर्स है वो कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट करेगा? बताओ सोच के। R12। R12 के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तुम्हें समझ में आ गया? तो तुम्हें अब मेन नीड क्या है? तुम्हें जैसी समझ में आया कि F12 जो है, जो तुम्हें निकालना है, वो एक्ट करेगा R12 वेक्टर के डायरेक्शन में। अब तुम्हें मुझे सोच के बताना है कि R12 का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? किसी को आता है कैसे निकालेंगे R12 का यूनिट वेक्टर? समझ में आ रहा है? सिया, स्नेहा, मनीषा, क्यों क्यों कर रहे हैं सब हम? जियोन, दिव्या, अंजुम, अमन, आता है यूनिट वेक्टर निकालना किसी को? देखो मैं हेल्प करता हूँ। सोचो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है पता है तुम्हें? किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है ये बताओ पहले। किसी भी वेक्टर के पास क्या होता है? बोलो। वेक्टर के पास कौन सी दो चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तुम्हें अगर फोर्स को उसी वेक्टर में कन्वर्ट करना है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ये वाला वेक्टर है, तो तुम्हें इन दोनों में से किस चीज की नीड है? मैग्नीट्यूड की या डायरेक्शन की? किस चीज की नीड है बताओ जल्दी? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन। डायरेक्शन की नीड है। मैग्नीट्यूड तो हमने कूलम लॉ से निकाल ही लिया है। डायरेक्शन की नीड है या नहीं है? Yes, sir. तो तुम्हें यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या करना है? हटाना है। तुम्हें यहाँ से मैग्नीट्यूड हटाना है। तो अब ये वाला जो वेक्टर तुम्हें दिख रहा है R12, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मुझे इसका क्या हटाना है? मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूंगा। यस और नो? इज Yes, दैट sir. क्लियर टू यू? अंजुम, अमन, जियोन, जैसे ही मैंने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया, मेरे पास क्या बचेगा? इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? खाली इसका डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? यूनिट, यानी 1 हो गया। अब मैं इस यूनिट वेक्टर को किसी भी अदर स्केलर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो क्या होगा? वो उतने टाइम्स हो जाएगा और उसका डायरेक्शन हो जाएगा। उतने टाइम्स की हो जाएगी? 1 है। अभी मैं इस R12 को अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मेरे इस फोर्स में कुछ चेंज होने वाला है? नहीं, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो अभी 1 का किसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो डायरेक्शन, तो वो मैग्नीट्यूड में तो कुछ चेंज करेगा नहीं, बट किस में चेंज कर देगा? डायरेक्शन में। इसको, इसके पास डायरेक्शन नहीं था, ये इसको क्या दे देगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन दे देगा। बात समझ में आई? Yes, अच्छा, sir. ये R कहाँ से लिखा मैंने? तो ध्यान से देखो। तुमने मुझे बताया कि सर अगर आप F12 ये वाले फोर्स की बात कर रहे हो, ये वाला फोर्स एक्ट करेगा इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। वेक्टर को तुम कैसे लिख रहे हो? R12। वेक्टर जो 1 से चालू हुआ है 2 पे गया है ना? ये फोर्स नहीं है। इधर 1 2 देख के कंफ्यूज मत होना। समझ में आया ये चीज?
यस और नो? Yes, sir. वेरी वेल। तो अब अगर मुझे लिखना है, इफ आई वांट टू राइट कि वेक्टर, इफ आई वांट टू राइट वेक्टर फोर्स वेक्टर 1 to 2, यानी फोर्स वो जो पहले पे एक्ट कर रहा है दूसरे की वजह से, इसको मैं क्या लिखूंगा? जो फोर्स तुमने मैग्नीट्यूड निकाला है उसका मल्टीप्लाई किससे? R12 अपॉन Yeah. मॉड आर से। यहां तक बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ओके। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। कभी Q1 Q2 लिखते टाइम उनके कभी डायरेक्शन मत लिखो प्लस माइनस, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ये आर मिलके कितने हो जाएंगे? R³ और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। तो ये समझ में आई ये बात? भूलोगे तो नहीं? Yes, sir. समझ में आई? पक्का समझ में आई सबको? फिर से बतानी है क्या? Yes, sir. No, sir. क्या यस सर? फिर से बतानी है? क्लियर है चीजें? No, sir. Sir, आ गया. चलो कूल है, आ गया ना पक्का? चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या तुम मुझे मैथमेटिकली दिखा सकते हो? तुमको पता है F21 और F12 एक दूसरे के मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा इनका, बट क्या अपोजिट होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तुम मुझे दिखा सकते हो कैलकुलेट करके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, बट तुम क्या मुझे दिखा सकते हो कि इनका डायरेक्शन अपोजिट है? बताओ, दिखा सकते हो या नहीं? Yes, sir. यस सर। कैसे दिखाओगे, सोचा है? सर नेगेटिव साइन लगा देंगे, अपोजिट हो जाएगा। बट वो नेगेटिव साइन लाओगी कैसे तुम प्रूव करके? अच्छा, मैं F21 अगर इधर लिखूं तो F21 जैसे F12 आया वैसे ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³। यहाँ पे आ जाएगा R21, आ जाएगा R12 की जगह, यही आएगा F21। Yes, sir. अब तुम मुझे क्या प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों अपोजिट है? कर सकते हो प्रूव या नहीं? जल्दी बोलो, बोलो यस सर कर सकते हैं, बोलो सब। सर ये उनसे हो जाएंगे सर, जो Q1 Q2 की जो हमें साइंस होंगे उनकी वजह से ये अपोजिट शो होते हैं। होते हैं, आई टोटली अग्री। बट क्या होता है, जैसे देखो हमें कई बुक्स में या कई टीचर्स तुम्हें क्या बताएंगे कि तुम यहाँ साइन रख के देख लो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हें साइन नहीं रखना है। तुम याद करो, मैंने तुमको सर आप ब्रेक हो रही सर, आप ब्रेक हो रही है सर। Sir, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. No, sir, नहीं आ रही अभी भी. हेलो, बोलो, कैन यू हियर मी? यस सर, सर योर वॉइस इज। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। No, sir. Actually stay at my place, so उसके कारण थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर। No, sir. स्क्रीन विजिबल
ठीक रुकना देखो अभी विजिबल है? नो सर। क्लास नहीं हो पाया अच्छे से बिकॉज आई एम हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज। विजिबल है? तो Yes sir, not visible. अच्छा कुछ भी लैग हो या मेरी वॉइस टूटे ना तो तुरंत बताना, चैट बताना, क्योंकि हो सकता है मुझे भी तुम्हारी सुनाई नहीं। चलो तो मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे अपन प्रूव करेंगे कि देखो ध्यान से समझना अब ये चीज, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। मान लो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू टू है, ठीक है। इनके बीच में मैंने तुम्हें दो वेक्टर पिंक से ड्रॉ किया। कौन सा वाला पिंक से ड्रॉ किया था अपन ने? R12 ये R12 ड्रॉ किया था अपन ने पिंक से, है ना। ब्रेक हो रही है क्या? हेलो सर आ रही है। ठीक है, बोला था तो बताओ यार कोई चीज मुझे रिपीट कर रही हो। अमन, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है दिव्या, यहाँ पे। बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। तो वॉइस नहीं आ रही, बीच बीच में कट कट के जैसे आ वो रही है। क्लियर आ रही है कि नहीं, तब सही आती है, फिर बोलने लगते हो पढ़ाने लगते हो तो नहीं आ रही है। फिर